गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 11th क्लास स्टूडेंट बहुत सोए चल रहे हो, थोड़ा सा जग जाओ, कुछ नई पढ़ाई करते हैं। 2 चैप्टर आपके फिजिक्स में कंप्लीट हो गए और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला होगा। विमीय विश्लेषण में आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देखिएगा, सर्च करिएगा NTSSP SPN चैनल पर। दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट किया था वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट किया था वृत्तीय गति। तीनों के वीडियो पढ़े हुए होंगे और बहुत ही साफ सुथरा कायदे से आपको समझाया गया है। नोट्स के लिए हमने आपसे कहा था जल्दी जल्दी आप लोग आइए, घर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, 2 फोटो लेकर आइए और 1 तारीख से आप लोगों को नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज एक नई घोषणा और करेंगे नए वीडियो में, आपको ये वीडियो भी उसके साथ ही मिलेगा, वो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है वृत्तीय गति का सेकेंड पार्ट। वृत्तीय गति एक्चुअल में क्या होती है? जिन्होंने वाला वीडियो ना देखा हो, वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे, सब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, देखते रहिए। कम से कम घर बैठकर कुछ तो सीखिए। इधर उधर भटकेंगे, माइंड डाइवर्ट करेंगे तो आपकी पढ़ाई और आपका कॉन्फिडेंस दोनों ही लूज हो जाएगा। तो वृत्तीय गति में हमने पढ़ाया था जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इस प्रकार की गति में कण का वेग हमेशा नियत रहता है और उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। ठीक, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और रेखीय वेग। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ये 4-5 टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज आपका चैप्टर इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण। ऐसा त्वरण जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है उसको कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण। ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, आप लोग किताबें भी घर पे खोल के देख सकते हैं। एक NCERT की किताब ले लीजिएगा और एक कुमार मित्तल की किताब ले लीजिएगा फिजिक्स में। तो एक ये वृत्त बना होगा, देखिएगा वृत्तीय गति चैप्टर खोलिएगा उसमें। अभी मैं आपको इसी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही सीरियल वाइज चलने लगेंगे क्योंकि 30% सिलेबस भी कम हुआ, वो भी आपको बताना है, इंडेक्स देनी है, जो क्या कम हुआ, क्या आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक, तो उसके लिए एक मीटिंग हमारी आपकी बहुत जरूरी है। तो आइए फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आपको आगे की चीजें बताते हैं और विधिवत आपके नोट जिससे बन सके। ध्यान से देखिएगा, एक ये वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र है O, वृत्त की त्रिज्या r। यहाँ से कण चलना प्रारंभ करेगा। कण की प्रारंभिक स्थिति क्या है? P1। चलते चलते यहाँ पर आया, स्थिति क्या हो गई? P2। यहाँ पर वेग क्या था? V1 और यहाँ पर वेग क्या हो गया? V2। P1 से P2 तक जाने में उसने कोण कितना घूम लिया? डेल्टा थीटा, यानी उसका कोणीय विस्थापन क्या हुआ? डेल्टा थीटा। और यहाँ से आकर उसने दूरी कितनी तय करी? डेल्टा S। बात सबको समझ में आ गई? अब जरा बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वेग में परिवर्तन निर्भर करेगा वेग पर और दूरी निर्भर करती है वृत्त की त्रिज्या के ऊपर। परिभाषा सुनाइए कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ये तो आपको पहले मालूम था। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो भिन्न भिन्न समयों पर उसकी चाल भिन्न भिन्न होती है, जिससे उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसलिए इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो भिन्न भिन्न समयों पर उसकी चाल भी भिन्न भिन्न होती है, जिससे उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब कुछ अच्छे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब चाल नियत थी वृत्तीय गति में तो त्वरण उत्पन्न कैसे हो गया? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। ये देखिए चाल के ऊपर वेक्टर का निशान लगा हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इस वेक्टर की दिशा बदलेगी तो उसके साथ साथ उसका परिमाण में परिवर्तित होता चला जाएगा, जिससे उसकी गति में त्वरण पैदा होगा। ये त्वरण लगेगा कहाँ? केंद्र की ओर, इसलिए इसको कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण। तो भाषा का लिखते हो डायरेक्ट अगर आ जाए तो वेग में परिवर्तन निर्भर कर रहा है वेग के ऊपर और दूरी निर्भर किसके ऊपर कर रहे हैं? त्रिज्या के ऊपर। अब आप इसको सही कर लीजिए, इसमें से डेल्टा V का मान आप निकाल लीजिए। तो डेल्टा V इधर ये पहुंच गया, ये क्या हो गया? V/R इंटू कौन हो गया? डेल्टा S। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर दोनों तरफ डेल्टा T से भाग देते हैं, इधर पर हम डेल्टा T से भाग देते हैं और इधर पर डेल्टा T से भाग देते हैं, तो उसे आपको फिर समझ में आ गई कि डेल्टा T से भाग दिया तो हमें लगानी पड़ेगी लिमिट। हम एग्जामिनर से क्या कहेंगे? यदि डेल्टा T अति सूक्ष्म हो, यदि डेल्टा T अति सूक्ष्म हो
अति सूक्ष्म हो, तो अति सूक्ष्म कितना, डेल्टा टी, तीर का निशान 0, तो आ जाएगा ध्यान से लिमिट डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया, डेल्टा या लिमिट ऐसे रखेंगे, लिमिट डेल्टा टी, तीर का निशान 0 आएगा, डेल्टा बी अपॉन में कौन, डेल्टा टी बराबर बी अपॉन आर। यहां पर लिमिट इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि टी है नहीं, फिर से लगाइए लिमिट डेल्टा टी, तीर का निशान 0 आएगा, डेल्टा एस अपॉन का डेल्टा टी। मैंने पहले बताया था कि लिमिट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हम ये शो करते हैं कि टाइम अगर अति सूक्ष्म है तो क्या करेंगे। अब देखिए जरा 6th क्लास में आइए, वेग परिवर्तन बटा समय, ये क्या हो गया, त्वरण, ठीक, क्या लिखा हुआ, बी अपॉन आर, वैसे का वैसे ही, दूरी बटा समय क्या हो गई 4, सॉल्व करिए क्या आया, a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, डेरिवेशन कंप्लीट। एक बार फिर 11th क्लास के स्टूडेंट को माइंड डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है, उसका माइंड डेवलप किया जाता है धीरे धीरे, इसीलिए हमने वो चैप्टर चुने जो आपको बहुत आराम से समझ में आएंगे। एक बार फिर सुनिए, क्योंकि पहला चैप्टर तो पिसर टूटी है, एकदम से न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे आपको फिजिक्स से घबराहट होने लगेगी। फिर से सुनिएगा, आपने वृत्त लिया, केंद्र क्या है O, त्रिज्या क्या है R, पोजीशन क्या है P1, चलकर यहाँ पर आया P2, कोणीय विस्थापन क्या हो गया डेल्टा थीटा, दूरी में परिवर्तन कितना हो गया डेल्टा S, वेग कितना था V1 कितना हो गया V2, तो वेग का परिमाण भी परिवर्तित हो गया, उत्पन्न क्या हो गया त्वरण। इस त्वरण की दिशा केंद्र की ओर हुई, इसलिए इसको कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण। भाषा हटाते हुए डायरेक्ट वेग में परिवर्तन निर्भर किया वेग के ऊपर, दूरी निर्भर करती है त्रिज्या के ऊपर। डेल्टा बी का मान निकालेंगे, बी इधर जाएगा, बी अपॉन आर इधर आ जाएगा, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे देंगे, डेल्टा टी को अति सूक्ष्म मान लेंगे, बन जाएगी लिमिट। वेग परिवर्तन बटा समय क्या होता है त्वरण, बी अपॉन आर वैसे का वैसे का, बी वैसे का वैसे का। फार्मूला क्या बना, a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, तो अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला क्या बना, a बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। अब बड़े क्लासेस में डेरिवेशन से डेरिवेशन बनता चला जाता है। अब एग्जामिनर ने अगर आपसे पूछ दिया कि अभिकेंद्र त्वरण का मान कोणीय वेग के पदों में निकालो, कोणीय वेग के पदों में, तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, v बराबर क्या होगा आर ओमेगा, ओमेगा माने क्या होता है कोणीय वेग, उठाकर मान रख दो, a बराबर b की जगह पर आर स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर बटे में कौन आर से आर क्या हो गया कैंसिल। बताइए डेरिवेशन क्या आया, a बराबर आर ओमेगा का स्क्वायर, यानी ये हो गया अभिकेंद्र त्वरण का मान कोणीय वेग के पदों में। बात सबको समझ में आ गई, इतना आप लोग नोट कर लें स्टूडेंट्स। इसके बाद अपना टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, होता सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी अभिकेंद्र त्वरण। ये टॉपिक है अभिकेंद्र बल। तो मैंने आपको बताया था, गाना सिखाया था डायमेंशन वाले वीडियो में। देखो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट सजापुर के अंदर नया है और सजापुर के लोग इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, आपकी नजर में महज एक वीडियो होता है, ये लेक्चर नहीं होता ना क्लास होता है, तो आप उसको इंटरटेनिंग में ही देखते हो कि थोड़ा सा देखा फिर पॉज कर दिया फिर कुछ काम में लग गए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी वीडियो 15, 20 या 22, 25 मिनट से ऊपर का ना हो, घंटे भर के कोई वीडियो नहीं होते, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपना मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। क्योंकि अपने शहर की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए देखो कल के पेपर में भी निकल गया कि सिनेमा हॉल और जिम खोलने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी नहीं बनेंगे। कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? तो इसको देखते हुए थोड़ा बहुत तो अवेयर हो जाइए। फिर बोल रहा हूँ, आपके गार्जियन से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर होइए, वरना पढ़ाई इस साल की इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि यह आपके लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा कष्टकारी होगी। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक, फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, तो मैं गाने की बात कर रहा था, हमने बोला था कि जब हम चलते हैं उत्पन्न क्या होता है त्वरण, लगता क्या है बल, होता क्या है कार्य, निकलती क्या है ऊर्जा, उसी का मान होता है उष्मा के बराबर। तो आपने अभी त्वरण पढ़ा, जब उत्पन्न त्वरण होगा तो क्या लगेगा बल। परिभाषा सुनाइए कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस त्वरण के कारण कण पर एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। एक बार फिर कि वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर या कण पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। इस त्वरण के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और
इस बल का मान होता है बल बराबर द्रव्यमान और गुणा क्या, त्वरण। इसमें F क्या है, अभिकेंद्र बल, M क्या है, द्रव्यमान, और A क्या है, अभिकेंद्र त्वरण। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मान रख दीजिए। M A का मान अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, b स्क्वायर अपान r, तो A की जगह पर b स्क्वायर अपान r। तो फार्मूला सभी लोग बताइए, F बराबर क्या हो जाएगा, mb स्क्वायर अपान r। ये हो गया अभिकेंद्र बल का फार्मूला। अब आप इसका मान अगर कोणीय वेग के पदों में चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, b बराबर क्या होता है, r ओमेगा, तो F बराबर क्या करेंगे, m, b की जगह पर बोलिए r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा r, एक r से एक r कैंसिल, F बराबर क्या आएगा, mr ओमेगा का स्क्वायर। यानी ये मान आ जाएगा अभिकेंद्र बल का मान कोणीय वेग के पदों में। बात सबको समझ में आ गई। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा दूं कि वृत्तीय गति में जब कोई कण गति करता है तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसे कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण। इस त्वरण के कारण कण पर एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहा जाता है अभिकेंद्र बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण की जगह पर b स्क्वायर अपान r, F बराबर हो जाएगा mb स्क्वायर अपान r, b बराबर क्या होता है, r ओमेगा, तो b की जगह पर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा था, और बटे में क्या आ जाएगा r, एक r से एक घात कैंसिल हो गई, बचा क्या F बराबर mr ओमेगा का स्क्वायर। बात सबको समझ में आ गई, इतना आप लोग नोट कर लें। अब दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल का क्या रोल होता है, चलिए शुरुआत आप स्टूडेंट से ही करते हैं। कि जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वो साइकिल समेत अपने आप को मोड़ पर कुछ थोड़ा सा झुका लेता है। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा आपने? मैं सिखाता हूँ आपको। साइकिल के जो टायर होते हैं उसमें जो कटी फटी रेखाएं बनी होती है, रिब बने होते हैं, और सड़क भी जो होती है वो खुरदरी होती है, जिससे उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन, यानी क्या, घर्षण। उस घर्षण होने से उत्पन्न क्या होता है, अभिकेंद्र बल। जितनी भी वृत्तीय गतियां होंगी उन सब में बल हमेशा अभिकेंद्र लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो अपने आप को साइकिल समेत को झुका लेता है। इसका मुख्य कारण यह है कि साइकिल के टायरों में जो धारियां बनी होती है, जो कटे फटे निशान होते हैं, और रोड जो खुरदरी होती है, उन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, घर्षण, जिससे पैदा क्या होता है, अभिकेंद्र बल, जिससे साइकिल सवार आसानी से मुड़ जाता है। लेकिन अगर सड़क गीली हो और टायर बिल्कुल घिसे हो तो इस घर्षण बल का मान बहुत कम यानी नगण्य भी हो जाता है, तो साइकिल सवार मुड़ने के बजाय फिसल जाता है, जिसे आप कहते हो रपट जाता है। रपट जाता है यानी स्लिप हो जाता है। तो साइकिल सवार को मोड़ पर मुड़ने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की। उसी तरीके से ये क्या, परमाणु नाभिक और उसके चारों ओर क्या कक्षाएं। नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन, बाहर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी भी आज तक इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से नहीं टकराया, यानी नाभिक से नहीं टकराया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस। यह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही क्या प्रदान करता, अभिकेंद्र बल, जिससे इलेक्ट्रॉन कभी भी इस नाभिक से नहीं टकराता। तीसरा उदाहरण सुनिए। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन पृथ्वी आज तक सूर्य से नहीं टकराई। कौन से बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। तो याद रखिएगा, जितने भी वृत्तीय गति के उदाहरण आएंगे उन सब में बल कौन सा लगेगा, अभिकेंद्र बल। सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइकिल सवार वाला, उसे फिर सुन लीजिए कि जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो अपने आप को साइकिल समेत मोड़ की तरफ थोड़ा सा झुका लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि साइकिल के टायरों और सड़क के बीच में जो घर्षण बल पैदा होता है उससे अभिकेंद्र बल की उत्पत्ति होती है, जिससे साइकिल सवार को मुड़ने के लिए एक संतुलित बल मिल जाता है। लेकिन टायर घिसे हो, सड़क गीली हो तो इस घर्षण बल का मान नगण्य हो जाता है और साइकिल सवार मुड़ने के बजाय फिसल जाता है। बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। तो यही छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत थी, इनको ध्यान से पढ़िएगा। वृत्तीय गति क्या होती है, कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल के क्या क्या उदाहरण हैं। इन सब टॉपिक के साथ ये हमारा चैप्टर है। इसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल आपको लगवा दिए जाएंगे। अगले वीडियो में
हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक सिखा देंगे। तो NTSSP SPN चैनल पर ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराइए, कोचिंग में आइए, NTSSP आइए, 4 से 6 के बीच में मिलते हैं। बार बार आपसे कह चुके हैं, इंटर के वीडियोस पर से पढ़ना खत्म हो चुके हैं, क्योंकि NTSSP में इंटरमीडिएट के बैचेस बन चुके हैं। उनको जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसीलिए इस चैनल पर काफी दिनों से फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई वीडियो नहीं पढ़ रहा और ना भी पढ़ेगा, ठीक है। अब इस चैनल पर के माध्यम से हम आपको टॉपिक की जानकारियां देते रहेंगे, कोई भी टॉपिक सिखा देंगे, लेकिन चैप्टर वाइज और विधिवत अध्ययन के लिए आपको हमारे दूसरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिससे आपको कंप्लीट नोट्स मिल सके। और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी आपके संगी साथी जुड़े हुए हैं उनसे पढ़ाई का तरीका पूछ लीजिएगा। 2 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं फिजिक्स में और 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री में। बाकायदा उनको नोट्स मिल चुके हैं और उनकी कायदे से पढ़ाई चल रही है। इसी तरीके से 11th क्लास के स्टूडेंट, क्योंकि 40 से ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और पहला बैच फर्स्ट ईयर का भी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अच्छे बच्चे जो अवेयर है वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके गार्जियन भी अवेयर है, उन्हें भी मालूम है जो कंडीशन चल रही है, कोरोना महामारी के चलते सरियापुर में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उन बच्चों के उन्हें मालूम है कि अभी बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और किसी को अगर घर पर बुलाकर भी आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो भी इन्फेक्शन का खतरा है, या कहीं आप जाकर पढ़ते हैं इंडिविजुअल, भले ही आप 2-4 लोगों में, क्योंकि हर दूसरी तीसरी गली आज की डेट में सेल चल रही है। तो सेफ रहिए, घर पे रहिए, जब तक नई गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। उसको कंटिन्यू करने का एक सरल माध्यम है, बुरा वक्त भी कट ही जाएगा। जब अच्छे वक्त हम लोगों ने देखे हैं तो ये बुरा वक्त भी कट जाएगा, लेकिन इस बुरे वक्त में बहुत पेशेंस की जरूरत है। तो 3 लेसन आपके कंप्लीट हो गए। इनके नोट्स कायदे से देने के लिए हम 1 तारीख से बच्चों को बुलाएंगे और उनको 3-3, 4-4 चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराते जाएंगे। तब तक के लिए 3 चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। NTSSP SPN के चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख लीजिएगा। एक आपको वेक्टर का मिलेगा, वेक्टर के आपको 2 वीडियो मिलेंगे कम से कम, विमा के मिलेंगे 2 या 3 वीडियो, और वृत्ति गति के 2 वीडियो। 3 लेसन आपके ये कंप्लीट हो गए। अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।